हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दाया बाया वाला में। तो आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों की क्लास जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आप सभी पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार, ठीक, जेनेटिक्स का। इससे पहले जो है आपके चैप्टर नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 5 है। और 5 में ही आपका ये लेक्चर नंबर आपका 4 रहने वाला है, ठीक है। इससे पहले आपको 3 वीडियो हैं, आपने देखनी होंगी और क्षमा चाहूँगा देरी के लिए, क्योंकि तकरीबन ये वीडियो जो है आपकी जस्ट बायो की वीडियो केमिस्ट्री के बीच में आई भी थी, लेकिन बायो का कोई लेक्चर आपको नहीं मिला, तो उसके लिए फिर से अगेन सॉरी, ठीक है। वो होने का रीजन था थोड़ी से स्वास्थ्य इश्यू, ठीक है। लेकिन अब ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी अपने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और जैसे कि आप जो गैस पेपर से और जैसी भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो लेके आया करूँगा थोड़ा जल्द ही आपको लाइव में भी, और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी जो हमारी रहने वाली है, वो हम पढ़ेंगे। हेडिंग में देख लिया होगा आपने, आनुवांशिकी के आणविक आधार। क्या यहाँ पर जो है ना, आनुवांशिकी थोड़ा सा यहाँ पर जाएगा, वंशागति के आणविक आधार। चैप्टर का नेम है हमारा, इसमें वंशागति के आणविक आधार, ठीक है। वंशागति के आणविक आधार, ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें तो आपको पता होगी कि एक जो सेल होता है यानी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, आपका केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। केंद्रक के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है, ठीक है। केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है, जब डीएनए में संरचना पड़ी थी तो डीएनए मैंने आपको बताया था कि 2.2 मीटर लंबा होता है, मतलब 2 मीटर, 2.2 मीटर लंबा जो मतलब डीएनए होता है। लेकिन 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस प्रकार से एक कोशिका के अंदर, कोशिका कितनी छोटी, कोशिका का केंद्र कितना छोटा, नहीं समझते हो, मानते हो आपके जो आपका कोशिका जो होते हैं, केंद्रक जो होता है आपका कोशिका का, तो वो 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। मतलब 9 मीटर का 1 मीटर का कितना 9वां भाग, मतलब समझे, हजार लाखवां भाग आएगा, ठीक है। 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा सा डीएनए, इतना छोटा सा केंद्रक होता है, ये वाला होता है आपका केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होता है आपका डीएनए, उसकी प्रक्रिया को हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे रिसेंटली में बात करते हैं तो आपकी 2019 और 2019 में आंसर क्वेश्चन आया है, इसके बाद 23 में क्वेश्चन आया है, और सिंपल सा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसोम, ठीक। वो जो न्यूक्लियोसोम है इसी में बताऊंगा। न्यूक्लियोसोम का केवल आपको डायग्राम ड्रॉ करने को आया 2 बार में, ठीक है। बाकी कई बार में इसकी पैकेजिंग से क्वेश्चन, और एमसीक्यू में क्वेश्चन कौन सा प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा था अभी आपके लिए, कोशिका लिखी, कोशिका में मैंने क्या, केंद्र के अंदर डीएनए होता है, ठीक। कितने मीटर लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए। पहले तो हम इस लिखेंगे इसकी परिभाषा, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो परिभाषा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 2.2 मीटर, ताकि आपको ये नंबर भी याद बना, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बीच बीच में बोलेंगे तो और भी याद हो जाएगा। 2.2 मीटर लंबा डीएनए, लंबा डीएनए, हिस्टोन एवं गैर हिस्टोन, यहां पर ये प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन व गैर हिस्टोन, सबसे ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन ही इसमें रोल प्ले करती है, ठीक है। कुछ परसेंट 10% जो है वो इसका काम रहता है गैर हिस्टोन प्रोटीन का। गैर हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से क्या होते हैं, ये उसके ऊपर क्या होता है, लिपटा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुंडलन शब्द है, थोड़ा सा फीका पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा कुंडलन कुछ है, तो उससे हम बोलेंगे
अत्यधिक कुंडलित होंगे, ठीक, उसे बोलेंगे पराकुंडल। मैं यहाँ पे लिखूंगा पराकुंडलन द्वारा, पराकुंडलन द्वारा केंद्रक। अब ये केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक के भी अंदर क्या होता है आपका गुणसूत्र होता है, उसमें ही व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा केंद्रक ही द्वारा, केंद्रक में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को, होने की प्रक्रिया को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा जो है खुद की बनी हुई, खुद से लिखी हुई आपके लिए, पैकेजिंग डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। चलिए इधर लिख दो, कहते हैं, ठीक है। बुक में स्टार्टिंग समझा दिया गया है, लेकिन भाई बात में क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आ गया डीएनए पैकेजिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे 2.2 मीटर लंबा डीएनए, ठीक, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से क्या होता है, अत्यधिक कुंड होकर, मतलब बहुत ही ज्यादा क्वाइल हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, ठीक। जैसे आप एक तार लेंगे, वायर लेंगे लंबा सा, तो आप क्या करोगे, उसको फोल्ड करोगे ना, फोल्ड करोगे ऐसे करके, उसका बंडल बनाओगे, तब जाकर के उसमें जो है बॉक्स में रखा जाता है। शायद आपने देखा होगा जब भी आपके घर में जो है फिटिंग के लिए वायर आता है, ठीक है। तो लंबा जो तार होता है वो फोल्ड ना हो, ऐसे घूमे ना, क्वाइल ना किए, तो कैसे आ पाएगा उसमें, ऐसे ऐसे ठूसोगे तो वैसे ही आपका जो बॉक्स है वो फट जाएगा और आएगा भी नहीं, ठीक। वैसी व्यवस्था यहाँ पर हमारी बॉडी में जो केंद्रक जो होता है कोश का, उसमें होती है, ठीक। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग आगे, अभी किस प्रकार से इसमें बनता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन कौन सी होती है, ठीक, किससे आता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करते हैं आपके डीएनए की। ये डीएनए जो होता है आपका, डीएनए, ठीक, जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, तो डीएनए का स्वभाव होता है, ये होता है ऋणावेशित। कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित समझ रहे हो, मतलब इस पर क्या होगा, निगेटिवली चार्ज, ठीक है, ऋण, निगेटिव चार्ज, ठीक। और इसके बाद में जब का हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये धनावेशित होता है, धनावेशित, धनावेशित, ठीक। अब थोड़ा सा फिजिक्स में आप पढ़ के आ रहे हैं, एक ऋण है एक धन है, तो ऋण और धन क्या करेंगे, अपने एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऋण और धन क्या करते हैं, ये दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये जो आकर्षण है, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति है, यही इन्हें पास पास लाती है, एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, फोल्ड करती है, ठीक, क्लियर। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आप हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, आपकी धनावेशित होती है, और जो डीएनए होता है वो ऋणावेशित होता है। अब मेरे बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि ये डीएनए ऋणावेशित क्यों होता है और हिस्टोन प्रोटीन आपकी धनावेशित क्यों होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि जो आपका डीएनए होता है, जैसे सभी को आप लोगों को पता है कि डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये फॉस्फेट समूह के कारण, ठीक है, क्या में लिखेंगे यहाँ पर, फॉस्फेट समूह के कारण, फॉस्फेट समूह के कारण, ये इसमें फॉस्फेट समूह होता है, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, आपका ऋणावेशित हो जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होगा, सभी लोगों को पता होगा अच्छे से, अमीनो अम्ल से बना होगा। जो प्रोटीन होते, कोई सा प्रोटीन हो, ठीक, सारे प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। तो यहाँ पर कौन से अमीनो एसिड होते हैं, तो दो अमीनो एसिड आपको याद रखने हैं, लाइसिन और अर्जिनाइन, लाइसिन एंड अर्जिनाइन, तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, लाइसिन और अर्जिनाइन, लाइसिन एंड अर्जिनाइन, इनकी अधिकता होती है, अर्जिनाइन, ठीक, लाइसिन और अर्जिनाइन, इन दो की वजह से जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है वो धनावेशित होता है, और इसकी वजह से जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, आपका ऋणावेशित होता है, ठीक है, कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। अब हम बात करें थोड़ी डीएनए की, यहाँ पर ना 2.2 मीटर लंबा लिख दिया है, ठीक,
वो भी सही है, लेकिन ये कैसे आता है तो हम बात करेंगे इसमें एक द्विगुणित कोशिका में। जो आपकी द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित समझ रहे हो ना, द्विगुणित कोशिका जिसमें उत्सुक संख्या कितनी है 46 है, अपने ह्यूमन की बात करेंगे। यहां पर क्या होता है द्विगुणित कोशिका में, जो मैं यहां पर लिख दूंगा 2n कोशिका जो होती है, इसमें जो आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार युग्म, ठीक, मैं यहां पर क्षार युग्म लिखूंगा, क्षार युग्म, क्षार युग्म जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, क्षार युग्म जो होते हैं आपके एक द्विगुणित कोशिका में क्षार युग्म जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तो हम बात करते हैं इसमें आपके 6.6 इंटू 10⁹, ठीक है, 6.6 इंटू 10⁹ जो होते हैं आपके केंद्रक, जो सॉरी हम बात करें आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और एक में जो कितने होते हैं आपके, जिसमें 200 होते हैं डीएनए में, जहां पर 10 आते हैं एक कुंडल में, जब वो जो घूमता था आपका डीएनए, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल में, वो वाली चीज शायद आपको लर्न होगी, जो मैंने पढ़ा भी रखी है ऐसे करके, ये जो घूम रहा था डीएनए, तो यहाँ पर एक से यहाँ लगे थे कितने 10 आखिरी होते थे, ठीक है, और एक की 2 पॉइंट मतलब 2 एंगस्ट्रॉम जो होती दूरी होती थी इनके बीच की, तो वहीं से इनकी जो है लंबाई निकल के आती है। तो ये जो है आपका आपका जो द्विगुणित कोश का क्वेश्चन हो जाता है। यदि यहाँ पर अगुणित कोश की बात करोगे, अगुणित कोश का मतलब n वाले में, तो यहीं पर आपके 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना 3.3 बचेगा इंटू 10⁹, ठीक, इतने जो है आपके नाइट्रोजन युग्म जो होते हैं, जो युग्म क्षार होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। अब छोड़ो आगे छोड़ बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन केवल एक नहीं, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आपके 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, वो यहाँ पर अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से आपके 5 प्रकार हैं हिस्टोन प्रोटीन के, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा आगे, ताकि आप लोग इनके नाम भी याद कर सके। नाम सिंपल से, एक तो H1 है जाएगा, फिर H2, सॉरी H तो लिखा ही नहीं मैंने, H1 हो जाएगा, H2A, H2B, और एक आपका है H3, और एक है आपका H4, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 जो है दिख रहा होगा शायद कलर, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, एक ये और एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इसमें क्या करेंगे, जो भी आपका पूरा जो डीएनए है, ठीक, जो डीएनए एक तंतुरूपी जो है संरचना है, इसको क्या करेंगे, अपने ऊपर क्या करेंगे, लपेटने का काम करेंगे, ठीक। ये एक संरचना बनती है जैसे आपका जो उनका जो गुल्ला होता है, उनका जो गोला होता है, आपने देखा होगा, इसके ऊपर जो लपेटा रहता है ना, ऐसे लपेटा रहता है, वैसा ही यहाँ पर भी आपका जो है, ये जो है ये वाले 4 मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक हिस्टोन स्टैक बनाते हैं, या हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं इंग्लिश में से, तो हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या होता है आपका, ये लिपट जाता है, ठीक है। अभी बना रहा हूँ जस्ट 1 सेकंड में, ये सारी चीजें ना ये आपको मैंने लिख दी है, तो आप एक बार देख के, मैं आगे लिखूंगा सारी चीजें को थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो जगह स्पेस की प्रॉब्लम बनेगी, उसको मैं हटा दूं, Rg9 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्षारीय है, किसकी वजह से, सॉरी धनावेश और ऋणावेश किसकी वजह से, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर होता क्या है आपका 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जो मैंने वहां पर लिखे हैं वो आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक, यानी हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से, आपका एक तो H2A, सेकंड है आपका बेटा H2B, H3 एंड H4, ठीक। ये क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 4 है,
अब हर एक का डबल, मतलब इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, तो कितने हो गए टोटल? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक। हिस्टोन प्रोटीन के प्रत्येक प्रत्येक प्रकार का, प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक प्रकार की दो, मतलब ये प्रोटीन है, प्रत्येक प्रकार की दो प्रोटीन मिलकर, दो प्रोटीन मिलकर हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी संशय रह रही होगी ना, ये कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ मैंने 4 ही लिए हैं। अभी बात करेंगे इसकी भी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में, तो आपको प्रैक्टिस है, मतलब लिखेंगे कैसे एग्जाम में। ठीक, जैसा मैं लिख रहा हूँ आप भी ट्राई करिए अपने शब्दों में ऐसे लिखने की, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, बुक से मॉडल पेपर से आप देखोगे तो उसकी अपनी अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, तो वो लिखना अपने आप में और याद करना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि एट मतलब जैसा लिखा हो वैसा आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक, प्रत्येक प्रकार की दो प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं? हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं, जिससे हम क्या कर बोलेंगे, जिसका नाम पड़ेगा मेरे भाई, जिसका नाम पड़ेगा आपका, क्या पड़ेगा, क्या बोलेंगे इसे हम? हिस्टोन ऑक्टामर बोल दें या ओनली ऑक्टामर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे ऑक्टामर कहते हैं, ऑक्टामर या अष्टक बोल देते हैं। अष्टक जब 8 मिलते हैं तो अष्टक बोल देंगे, ऑक्टामर कहते हैं। ठीक, कैसे बनता है, क्या होती है कहानी, तो एक बार मैं रफली बनाऊंगा, फिर बाद में भी बनाऊंगा। ठीक, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा तो थोड़ी जगह का अभाव रहेगा। जैसे मानो भाई 1 2 3 4, ये मान लो आपका H2, ये मैंने मान लिया H2A है, ये H2B है, ये H3 है और ये H4 है। ठीक है, ध्यान सुनना, ये मैंने आपको अलग बना दिया। अब ये आगे कितने हैं? 4, 4 ही इसके पीछे सेम थे, मतलब एक H2A पीछे भी है, एक H2B पीछे है, इसलिए आपका H3 H4। ठीक, और ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से बंद हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऐसे बंद हो जाएगा। तो ऐसे प्रकार से जो बंद हो जाता है, इस संरचना केवल इतने को हम क्या कहेंगे? इतने कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा बेटा हिस्टोन अष्टक, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। और अष्टक समझ रहे हो? अष्टक मतलब यहाँ पर कितने हैं इसके अणु? तो 8 है। ठीक है, 8 है, जिसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा? ऑक्टामर कहते हैं। ठीक, बुक में आपको ऑक्टामर लिखा हुआ है, एलसीटी ऑक्टामर लिखा हुआ है, लेकिन उसे अष्टक बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप अष्टक ऑक्टामर कोई भी आप ले सकते हो, डोंट वरी, दोनों सही है। ठीक, अब इसके ऊपर क्या होगा? जो डीएनए है, जो आपका डीएनए है, ऐसा घुमा हुआ डीएनए, ठीक, ऐसे घुमा हुआ डीएनए जो है वो इसके ऊपर क्या करेगा? ऐसे करके लिखते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपके लिए ये नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव फिजिक्स में थोड़ा सा पता ही होगा आपको भाई, अट्रैक्शन आएगा ही आएगा, तो अट्रैक्शन आएगा तो ये लिपटेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? लिपटेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक शब्द लिखूंगा, जैसे यहाँ पर लिपटेंगे, तो लिपटने के बाद में जो संरचना बनती है, जैसे मान लो यहाँ पर लिपट गया, ये आ गया, ये इधर से आया, चलो इसे हटाओ, ये ऐसा होता है। अब सुनो, ये ऐसा होता है। अब इसके बाद में क्या है आपका? ये मानो इधर से और ऐसे करके ये इधर घूमा, फिर उधर से घूम के आकर फिर इधर निकलेगा, और फिर निकलने के बाद में ये क्या करेगा? जैसे इधर से निकलेगा और फिर इधर आ जाएगा, एंड फिर से इधर आ जाएगा, और निकलने के बाद में फिर जो है आपका इधर ना जाकर के इधर के लिए करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यू संरचना बन जाएगी जो एग्जाम में पूछी गई, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पर एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक, तो यहाँ पर कुछ डीएनए ऐसा होता है जो आपका इससे बाहर होता है, इससे मतलब हिस्टोन अष्टक से बाहर होता है। इस डीएनए का जो नाम होता है, इस डीएनए का जो नाम होता है, इसे कहते हैं योजक डीएनए। क्या कहते हैं? योजक डीएनए, लिंकर डीएनए बोलते हैं।
अब ये लिंकर डीएनए होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ये दोनों ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसे करके सुत जाए, अलग हो जाए, सीधे हो जाएंगे ना। आप उनके धागा को लेना और बीच में ना बंद ऐसे ऐसे करो तो भाई उसका जो गुल्ला है वहां से अलग अलग हो जाएंगे, तो कहीं अलग ना हो जाए। तो इस व्यवस्था को यहाँ पर किया गया है। एक प्रोटीन है आपका H1 जो बचा हुआ था, ठीक है, ये वाला प्रोटीन जो अभी तो मैंने वो वहां पर लिखे थे अभी ग्रीन कलर से, वो मैनेज कर दिए हैं। H1 प्रोटीन है वो क्या करता है, इन दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। तो अब इस संरचना को क्या बोलेंगे, अब इस संरचना को, अब ये आपका हिस्टोन अष्टक नहीं रहा, अब बेटा ये हो गया है आपका न्यूक्लियोसोम। क्या हो गया है, अब ये हो गया है आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक, दैट इज क्लियर पॉइंट। ये न्यूक्लियोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, चाहे बोर्ड एग्जाम कोई सा भी आपका बोर्ड हो, सब में आपका ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यूपी बोर्ड में विशेषकर हम बात करते हैं तो आपका 2019 में, जैसा कि मैंने आते आते बताया था, और आपका 2023 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन, बटन नहीं है ना, चित्र बनाइए, चित्र समझाना, ठीक है, लेबल करके। तो लेबल में आपका कुछ नहीं है, ये H1 प्रोटीन आपको ये दिखानी है, ठीक है, इस प्रकार से गोला बनाना है, बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन बना हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी आप रीड करोगे, कोई सी भी आप टेक्स्ट बुक आपके पास में है, ठीक है, तो किसी में हर बुक में आपको ये बना हुआ दिख जाएगा, ठीक। ये कहानी है, इसमें आगे भी अभी बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा और लिख लूं इसके लिए, फिर ये दोबारा से बना दूं, ठीक है। समझ लिया ही होगा फिलहाल में तुम लोगों ने, समझने में ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से नंबर यहाँ से आपको मिल सकता। तो ऑक्टामर के ऊपर क्या होगा, जो अब देखिए ऑक्टामर ने बना लिया था, बना के मिटा दिया, आगे भी चीज बना दी थी, ठीक। ऑक्टामर के अब हम मतलब ऑक्टामर कैसा है, जो आपका हिस्टोन ऑक्टामर बना है कैसा है वो आपको पता होना चाहिए, वो धनावेशित है, कैसा है, धनावेशित है, और हमारा डीएनए कैसा है, वो ऋणावेशित है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ऋणावेशित डीएनए, ऋणावेशित, ये अपने पास से शब्द ले लो भाई, कहीं कुछ नहीं देखना, ऋणावेशित डीएनए, धनावेशित, सॉरी धनावेशित, ऋणावेशित डीएनए, धनावेशित, सॉरी ऋणावेशित डीएनए, धनावेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपट जाता है, चारों ओर क्या हो जाता है, लिपट जाता है, क्या हो जाता है, चारों ओर यहां से हो जाएगा आपका लिपट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब वो लिपट जाता है, ठीक, तो डीएनए की दो एंड होते हैं वो फ्री होते हैं, दो जो छोर होते हैं वो फ्री होते हैं, जिन्हें क्या करेगा, जो H1 प्रोटीन है वो उन्हें बांध कर रखता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डीएनए के योजक डीएनए को, योजक डीएनए को H1 जोड़कर रखता है, ठीक, बांध कर रखता है, जोड़ कर रखता है, एक ही बात है, जोड़कर रखता है, ठीक है। तो वो यहां पर क्या कर रहा है, वो यहां पर उसे जोड़ कर रख रहा है, जोड़कर रखता है इस संरचना को। अब थोड़ा सा नंबर में, ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, और जब इनसे आपसे पूछा जाएगा इसका वर्णन करने के लिए, तो उसके लिए मैं जो लिख रहा हूं इतना ही सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना है आपको। इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। इस संरचना को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, एक न्यूक्लियोसोम थोड़ा सा याद करने वाला फैक्ट है, न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, देखो टोटल जो डीएनए मैंने बताया 6.6,
मतलब एक कोशिका कैसी है, द्विगुणित है, तो 6.6 इंटू 10⁹ सॉरी क्या आते हैं आपके एनवी होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। लेकिन यहाँ बात करेंगे एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम जो आपका गोला बनता है उसमें फिर योजक ये निकलता है, उसमें कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं आपके 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200 होते हैं। अब मेरे भाई, अब यहाँ पर मेरी बात सुनना है ध्यान से, थोड़ा सा देखो, ये केंद्रक है। अब मैं कोशिका नहीं बोलूंगी, केंद्रक बनाऊंगा। केंद्रक में क्या होता है आपने देखा होगा अच्छे से, इस प्रकार से संरचना फैली रहती है धागे जैसी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक। लेकिन क्रोमेटिन क्या ऐसे नहीं निकलती है, सुनो, जब यहां से निकलेगा डीएनए, तो जो डीएनए जो होगा वो एक ऐसी माला होगी, जैसे आप माला बोल सकते हैं, या मैं आपके लिए दिखाना का प्रयास करूं तो हमारे पास शायद वायर होगा। चलिए मेरे पास चार्जर है, ये देखो डाटा केबल है। ऐसा होता है जब आप रस्सी में क्या करेंगे, रस्सी में आप इसको ऐसे गांठ लगाएंगे, सिंपल सा मीनिंग, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिसे हम बुक में लिखा हुआ है मोती, माला के मोती, माला के मोती लिख दिए, या रस्सी में लगी गांठ, कुछ ऐसे करके, समझ रहे हो ना, ये गांठ है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका डीएनए यहां से दिखता है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, जैसे यहां पर ये जो है, ये है, ये है, ये, इस प्रकार से माला में जो मोती पिरोए हुए होते हैं, इसी प्रकार से इसमें क्या होते हैं आपके जो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, ठीक है, वो संरचना डीएनए बहुत लंबा होता है। ये तो ना कि एक ही न्यूक्लियोसोम, अब मात्र 200 आए हैं, और मैंने कितने लिखे हैं, 6.6 इंटू 10⁹, समझ रहे कितना नंबर है, इतना बड़ा नंबर, तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो वो इस प्रकार से एक डीएनए में, तो यहाँ डीएनए वैसे क्या होते हैं आपके लिपटे रहते हैं, इनको वैसे बांधे रहता है डीएनए। इस प्रकार से डीएनए की लंबाई कैसी हो गई, कम हो गई, डीएनए थोड़ा सा कंडेंस हो गया। तो अब वो संरचना जो है, जब आप इसमें ऐसे करके देखते हैं हम लोग, इस प्रकार से ऐसे, तो जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे, तो अब ये जो डीएनए है वो कुछ आपका ऐसे ऐसे यहाँ पर घुमा हुआ, ठीक है, ऐसा दिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोल लेते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो इसको बोल देते हैं क्रोमेटिन। तो ये संरचना तो आपकी किसकी, न्यूक्लियोसोम की हो गई। मुझे एक बार समरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है, अभी ये मत जानो कि टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक। एक बात समझ लो, इसकी संरचना जो है आपकी, एक ऐसे करके एक बना लेना है आपको ऑक्टामर, ठीक। और ऑक्टामर में क्या करना है, इस प्रकार से इधर से डीएनए को ऐसे करके डालना है, और इसके बाद में इधर से निकालना है, और फिर एक बार ऐसे इधर से डालेंगे, और फिर इसके बाद में आपको इसे क्या करना है, यहाँ से ही आपको इसे निकाल देना है, ठीक, आगे के लिए। और एंड क्या करना है आपको, अगेन ये योजक डीएनए जो है, इसको H1 की सहायता से क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। H1 की सहायता से क्या कर देना है, इसको आपस में जोड़ देना है। तो अब आपसे पूछा जाएगा भाई ये क्या है, तो आपको ये बताना है कि ये तो आपका डीएनए है, ठीक है, ये बताना है आपको डीएनए है, और ये आपके हिस्टोन ऑक्टामर है, ये क्या आपका हिस्टोन या ऑक्टामर लिख दूं, ठीक है, हिस्टोन को तो बनाई है ना, तुम्हें पता ही होगा कौन कौन से प्रोटीन, सारी चीजें मैंने आपको फिल कर दी हैं। ये आपका ऑक्टामर है, ठीक है, ऑक्टामर, चलिए ये आपका ऑक्टामर है, ठीक। और ये जो डीएनए बच्चा था ये वाला, इससे हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं योजक डीएनए, ये वाला ऊपर वाला जो अलग बचे हुए हैं, योजक डीएनए, ठीक है। और योजक डीएनए आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो H1 प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये संरचना जो होती है, इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज थोड़ा सा एक लाइन लिख दूं यहाँ पर, ताकि आगे भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बन जाए जब पढ़ें आगे के लिए। जब यहाँ से ये न्यूक्लियोसोम जाते हैं, तो यहाँ पर जो डीएनए है वो आपको कैसे दिखेगा, रस्सी पर गांठों जैसा, या माला में मोतियों जैसा रोए हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर इसके बाद में इसका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ी सा आ जाएगा गैर स्टेबल प्रोटीन है, वो कैसे अपना रोल प्ले करती है इसमें कुंडली में, वो लिखेंगे, ठीक ठीक। न्यूक्लियोसोम कहते हैं इससे डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से लिख दूं डीएनए
माला में मोतियों के समान जो न्यूक्लियोसोम जो है ये कैसे दिखेगा, डीएनए में माता नहीं बोल रहा हूं, माला में मोतियों के समान दिखता है, के समान दिखता है। ठीक, ये कहानी यहाँ की खत्म हो जाती है किसकी, हिस्टोप्रोटीन की। ये जो गोला जो है, ये गांठे जो है, ये आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। ऐसे करके मान लो ये डीएनए है, इसके ऊपर मतलब ये यहाँ पर एक उत्तमर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है, तो कुछ ऐसे करके क्या बोलेंगे, रस्सी में गांठों के समान क्या होती है, प्रतीत होती है। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए, रस्सी बड़ी है और आप उसमें लगातार गांठे बांध रहे, तो बताइए क्या उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी ना, ये लंबाई छोटी हो जाएगी। यहाँ पर ही हमें क्या करना है, उस लंबाई को छोटा करना, कंडेंस करना, छोटा करना, ताकि आराम से उस केंद्र के छोटे से केंद्र के अंदर इतना बड़ा डीएनए आ सके। ठीक है, इसी चीज को ध्यान रखना। फिर इसके बाद में इतना छोटा करना, उसके अंदर केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, उसमें कैसे आएगा। ठीक, सारी चीजें बात करेंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद में, ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग जो आपका गांठें जैसे निकली थी मोती पर माला जैसी, जिससे सिंपल से बोलेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन धागे करके आप पढ़ के आ रहे हैं। अब ये क्रोमेटिन तंतु जैसे ही यहाँ पर जाते हैं, केंद्र के अंदर घूम रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, केंद्र के अंदर क्या जो द्रव होता है, सभी को पता है केंद्र का द्रव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्र द्रव्य बोलते हैं। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। क्या इसे बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन। ठीक, ये समझो ऐसी होती है कुछ ऐसे रॉड शेप की। ठीक, रॉड शेप की होती है। अब आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए, ये आपके पास में है, टेबल है तो आप बाहर लीजिए, ठीक है, और एक रॉड लीजिए, मार्कर है ये हमारा, समझ लो ऐसे, इसी के ऊपर उस वायर को ऐसे करके घुमाइए। जब घुमाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो, जैसे मैं केंद्रक है, मैं ले रहा हूँ केंद्रक आपका, सॉरी जो डीएनए था, जो क्रोमेटिन था, वो क्रोमेटिन इसके ऊपर मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, देखिए सर्प लगा है, यो। तो यहाँ से डीएनए जो निकल रहा है, वो डीएनए हमारा स्पोम में निकल रहा है, दिख रहा है, स्पोम सर्पिलाकार निकल रहा है। अब यही सर्पिलाकार डीएनए है, वो जब हमारा पहुंचेगा गुणसूत्र में, तो गुणसूत्र के अंदर क्या होती है, गैर हिस्टोन प्रोटीन। मैंने क्या लिखा था भाई, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन बोला था ना, तो ये गैर हिस्टोन प्रोटीन यहां पर आ रही है, गैर हिस्टोन प्रोटीन। अब ये गैर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इसके अंदर है, अब प्लाज्मिक प्रोटीन से होता हुआ डीएनए, मतलब समझो जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए था, पहले उसमें एक गांठें लगी, मतलब क्या बना भाई, गांठों से क्या बना, याद आ रहा है ना, कुछ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब वो न्यूक्लियोसोम से अब कहानी प्लाज्मिक, तो क्या बोलेंगे इसे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन में आ गई। जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन था, इसने डीएनए क्या कर दिया, सर्पिला कर, मतलब स्प्रिंग जैसा बना दिया। अब यही स्प्रिंग इसके जो हैं वो आपके यहाँ आकर के सेट हो जाएंगे, वही स्प्रिंग यहाँ आकर के क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, ऐसे बस ये यहीं तक बेटा आपकी जो कहानी है डीएनए पैकेजिंग की वो खत्म होती है। ठीक, बट लिखना कैसे, सारी चीजें सबका दबाव है, जस्ट कुछ देर का समय और लगेगा, यहाँ पर आकर के चीजें आपकी आकर खत्म हो जाती हैं। यहाँ से निकलने के बाद डीएनए आपका गुणसूत्र में इस पास से क्या हो जाता है, आपका कुंडल गैर स्थिर प्रोटीन की चारों ओर आकर के बंध जाता है। अब जब यहाँ पर बंधेगा तो यहाँ पर बंधेगा कैसा, एक बंधेगा बहुत टाइट से और कुछ ढीला ढाला बंधेगा। तो जो टाइट बनता है और ढीला बनता है, इसके बेस पर जो आपके क्रोमेटिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, टाइप कितने होते, प्रकार कितने होते, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूंगा कैसे, मैंने बोला था किस बेस पर होते हैं, बंधे कैसे हैं, ढीले हैं या थोड़े से टाइट हैं। ठीक है, टाइट बंधे हुए हैं, ठीक है, या हल्के बंधे हुए हैं,
या हल्के बंधे हुए हैं। यहाँ पर आपको नाम पढ़ने को मिलते हैं, यहाँ पर नाम पढ़ने को मिलते हैं आपके लिए क्रोमेटिन और आपके क्या मिलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। एक पढ़ेंगे हम लोग जो क्रोमेटिन होते हैं आपके, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊं, उसके बाद में लिखूंगा। क्रोमेटिन मैं बोला था के लिए जो क्रोमेटिन, अब यहाँ पर क्रोमेटिन डीएनए है पापा, क्रोमेटिन फॉर्म में आ गया है, वो यहाँ पर सेट हो गया है। अब ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्रोमेटिन जो क्रोमेटिन है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं आपके यू क्रोमेटिन, ठीक है, यू क्रोमेटिन, एक तो नाम याद रखना यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है आपका हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरो हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं क्रोमेटिन तंतु, दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है आपका हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक। अब कैसे कैसे होते हैं, जो आपके यूक्रोमेटिन होते हैं ये वाले होते हैं, ये हल्के बंधे होते हैं भाई, ये हल्के बंधे होते हैं, इनमें इनका जो बंध जो होता है वो थोड़ा सा ढीला डाला होता है, ठीक है, ढीला डाला, हल्के बंधे होते हैं। जब ये हल्के बंधे होंगे, ठीक है, जब ये हल्के बंधेंगे तो इन्हें जब अभिरंजित करोगे तो अभिरंजित भी हल्के होंगे, हल्के अभिरंजित होते हैं। अभिरंजित कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। जब इन्हें आप देखने की कोशिश करोगे माइक्रोस्कोप से, तो जब देखोगे तो उनसे पहले इन्हें अभिरंजित करने पड़ेगा, स्टैंड स्टैंड करेंगे तो ये हल्के से अभिरंजित होते हैं। और ये जो कैसे होते हैं आपके हेटेरो वाले, ये टाइट बंधे होते हैं। कैसे बंधे होते हैं, ठीक है, टाइट बंधे होते हैं। थोड़ा सा टाइट, टाइट को क्या बोलूं, हल्के, क्या बोलूं इसकी हिंदी में, हेटेरो, मतलब इसे मैं बोल दूं अच्छे से बंधे होते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से हिंदी लिख लेना, कुछ वर्ड लिख के, अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, बहुत ही टाइट बंधे होते हैं। जब ये टाइट बंधे होंगे, ये हटा दो न्यूक्लियर प्रोटीन, जब ये टाइट बंधे होंगे तो इन्हें अभिरंजित करते हैं, तो अच्छे से अभिरंजित होते हैं, तो गाढ़े गाढ़े से अभिरंजित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हल्के में यहाँ पर लिखेंगे गाढ़े अभिरंजित होते हैं, मतलब खूब अच्छे से देखेंगे गाढ़े अभिरंजित होते हैं, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, बोर्ड में और नीट में दोनों के लिए, फिलहाल में बोर्ड के लिए, नीट के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पढ़ोगे आप। समझो जब ये कैसे आपके हल्के हैं और हल्के होते हैं, ये आपके अच्छे से गाढ़े से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, डीएनए एक प्रोसेस करेगा, जब आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी तो स्टार्टिंग है ना, जब हम 2-4 लेक्चर पाए हैं, अभी आनुवंशिक पदार्थ की खोज बाकी है, जो अलग अलग प्रयोग हुए हैं वो सारी चीजें, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनका अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जो ज्यादा बंधा हुआ है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए खुलता है बेटा, डीएनए जो होता है आपका, जो ऐसा डबल स्टैंड डीएनए होता है, ये सिंगल स्टैंड में आता है, मतलब एक एक रज्जू अलग अलग हो जाती है। अब तुम खुद सोचो, ये बहुत टाइट बंधा हुआ है और ये हल्का बंधा हुआ है, तो अनुलेखन कौन सा किसमें अच्छा होगा, क्या इसमें होगा या इसमें होगा, तो जो ढीला डाला है ना वो डीएनए आसानी से खुल सकता है, खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपके लिए, यहाँ पर आपको लिखना है जो क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन होते हैं, ये अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के लिए उपयुक्त होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं अनुलेखन के लिए, अनुलेखन के लिए अनुपयुक्त, सॉरी अनुपयुक्त नहीं, उपयुक्त, माफ चाहूंगा, उपयुक्त लिखना है, ठीक है। किसके लिए उपयुक्त होता है, अनुलेखन के लिए, और ये अनुलेखन के लिए होता है अनुपयुक्त, क्योंकि ये इतना टाइट बंधा हुआ है बेचारा, यहां से खुल ही नहीं पा रहा है, अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त होता है, ठीक है, क्लियर। ये चीज है आपकी क्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, यहां तक कहानी आपको लिखनी समझानी है, ये आपका टॉपिक खत्म होता है। अब थोड़ी चीजें जो मैंने लिखी नहीं है अभी तक, इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसी तो मैंने तुम्हें समझा दिया यहाँ से, थोड़ी सी जो ना लिखी है मैंने चीजें गैल्वेस्टोन प्रोटीन को लेकर के, वो मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा बस। यहाँ से उम्मीद करता हूँ फिलहाल में किसी प्रकार का कोई डाउट तो मुझे नहीं लग रहा है कि बचेगा, और लग रहा है तो आराम से कमेंट करिए, ट्राई करूंगा अगली वीडियो में उसे
समझाने को, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कहानी कैसे बढ़ी थी हमारी। स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया अभी आपको लिए, मैंने आपको बताया यहाँ से गैर उसमें प्रोटीन आ जाती है, जिससे हम क्या बोलेंगे, आपकी एक न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूं न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिक थोड़ी सी इंक डालो, मजा नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। चलिए अब देखिएगा भी, देखने का मजा भी आएगा, है ना। देखिएगा भी और देखने का मजा भी आएगा। तो यहां पर लेके आएंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन, क्रोमैटिन को। अब वो क्रोमैटिन हो गया है तो सर्पिलाकार कर देता है। मतलब उसके ऊपर लिपट करके कैसा हो जाता है, सर्पिलाकार हो जाता है। और यही सर्पिलाकार, यही सर्पिलाकार, यही सर्पिलाकार डीएनए, डीएनए या क्रोमैटिन, अब तो क्रोमैटिन हो गया आपका, क्रोमैटिन गुणसूत्र में उपस्थित गुणसूत्र में उपस्थित गैर हिस्टोन प्रोटीन ऊपर लिपट जाता है, लिपट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सेट हो जाता है आपका डीएनए को छोटे से केंद्रक में। और यही क्रोमैटिन में कितने दो प्रकार के होते हैं वो मैंने कहानी आपको बता दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था डीएनए पैकेजिंग वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने जितना समझाया किसी भी बच्चे किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। और यदि फिर भी आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप रखिए, मैं ट्राई करूंगा अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से और थोड़ा सा मेहनत करके आपको समझाने के लिए। ओके, थैंक यू।